तो क्वेश्चन नंबर 8वां स्टार्ट कर रहे हैं। 8वां और 9वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको ध्यान से समझिएगा, ठीक है? देखो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। एक नहर है कुछ इस तरीके की, आपने कभी आस-पास देखी हो कभी नहर। तो जो नहर होती है वो जनरली जनरली एक घनाभ की शेप की होती है। किस शेप की? घनाभ की शेप की। ऐसे ये नहर है और इसकी चौड़ाई दे दी आपको 6 मीटर और ऊँचाई दे दी 1.5 मीटर। ना इस तरीके से ये भी आपका 1.5 मीटर हो गया। अब इस नहर की एक लंबाई भी होती है, लेकिन क्वेश्चन में लंबाई नहीं दी। क्वेश्चन में क्या दिया? क्वेश्चन में हमें इस पानी की स्पीड दे दी। ये जो पानी बह रहा है ना, इसकी स्पीड दे दी। कितनी स्पीड दी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये जो पानी है, ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेता है। ठीक है? अच्छा जी, क्या बोला गया फिर? कि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी यदि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता हो तो? अब इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस नहर के पानी को, जितना भी सारा का सारा पानी है, इस सारे पानी को एक खेत के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँ। किसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूँ? एक खेत के अंदर सारा पानी। 30 मिनट तक अगर मैं इस नहर के अंदर जितना भी पानी बह रहा है, वो सारा का सारा पानी किसके अंदर ट्रांसफ़र कर दें? एक खेत के अंदर ट्रांसफ़र कर दें, ऐसे। समझ में आ रही है? अगर मैं इस नहर का सारा पानी 30 मिनट के लिए, यहाँ पर 30 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है, 30 मिनट के लिए किसी खेत में ट्रांसफ़र कर दूँ, तो मुझे ये पता करना है कि ये पानी इस खेत के कितना एरिया को सींच देगा, कितने एरिया को सींच देगा, ये मुझे मालूम करना है। बात क्लियर होगी, है ना? अच्छा, अब आगे क्या बोला कि इस सिंचाई के लिए ना 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। मतलब क्या है कि जब आप इस पानी को खेत के अंदर ट्रांसफ़र करोगे, तो खूँचे पानी तो मिट्टी सोख लेगी, मतलब नाम मात्र का पानी मिट्टी सोख लेगी, उसके बाद मिट्टी पानी सोखना बंद कर देगी। तो पानी जो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर उठने लगेगा, है ना? तो इस पानी की ऊँचाई दे रखी है, कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। अब कहेंगे जी पानी की ऊँचाई का क्या मतलब हुआ? आप एक काम करो, गिलास में पानी लो, उसको ऐसे बिखरा दो। बिखराने के बाद आप देखोगे पानी की एक छोटी-सी ऊँचाई होती ही होती है ना? तो ऐसे ही जब मैंने इस नहर के पानी को इस खेत के अंदर ट्रांसफ़र किया, तो इस खेत के अंदर जब पानी को ट्रांसफ़र करूँगा तो पानी की एक ऊँचाई होगी और वो ऊँचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। मुझे ये बताना है कि अगर 8 सेंटीमीटर की ऊँचाई है, तो इस खेत के अंदर इस पानी द्वारा कितना एरिया कवर किया गया? ये एरिया मालूम करना है। ये आपको एरिया मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे वो समझो। कांसेप्ट समझ में आ गया ना? ठीक है। कैसे मालूम करेंगे वो समझो। आप कॉपी पर ऐसा-ऐसा डायग्राम बनाना। इसके अंदर आप एक नहर बनाना, एक खेत बनाना। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 30 मिनट तक जो नहर में पानी बह रहा है, वो सारा का सारा पानी जा रहा है खेत में। यानी मैं कह सकता हूँ कि 30 मिनट तक नहर में बहने वाले पानी का आयतन बराबर होगा खेत में ठहरे हुए पानी के आयतन के। इसको बराबर लिख देते हैं और वहाँ से जब हम सोल्व करेंगे ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस खेत का ये जो एरिया है, ऊँचाई नहीं, इसका सिर्फ़ एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है ये मुझे मालूम चल जाएगा। कैसे कह रहा हूँ वो समझो। मैं लिख दूँगा कि 30 मिनट तक नहर में बहने वाले नहर में बहने वाले पानी का आयतन बराबर होगा खेत में ठहरे हुए ठहरे हुए पानी के आयतन के। पानी का आयतन के। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है? अच्छा जी। ये जो नहर है ये किस शेप में है? घनाभ के शेप में है। क्यों? क्योंकि इसकी चौड़ाई दे दी, इसकी गहराई दे दी और स्पीड दे दी। हम लंबाई पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई है तो इसका मतलब ये नहर घनाभ के शेप की है। अब घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L गुणा B गुणा H, बराबर का बराबर। खेत में जो पानी ठहरा है, अब जनरली भारत की मैं बात करूँ तो जितने भी खेत हैं वो आयत की शेप के होते हैं। ना? बहुत बहुत कम चांसेज़ है कि खेत कोई दूसरी शेप का हो। ठीक है? तो मैं इसको आयत की ही शेप का मान के चल रहा हूँ। हो सकता था कि खेत की शेप कोई दूसरी भी होती, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। उसका भी मैं तरीका बताऊँगा। लेकिन पहले ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो खेत है, ये हमारा एक आयत की शेप का है। कुछ इस तरीके का खेत है ना? अब जब इस खेत में पानी डाला गया,
तो पानी की एक हाइट होगी, पानी की एक क्या होगी? हाइट होगी। तो जो पानी की हाइट होगी अगर मैं उसको जोड़ लूँ ऐसे, तो ध्यान से देखूँ, तो ये मुझे एक घनाभ के आकार का दिखेगा। ये किसके आकार का दिखेगा? एक घनाभ के आकार का। विज़ुअलाइज़ कर पा रहे हैं? माचिस की डब्बी देखिए ना, तो अगर मैं किसी आयत के ऊपर पानी डाल दूँ, है ना? तो वो माचिस के डिब्बे जैसा दिखेगा। खेत जो है वो माचिस के डिब्बे जैसा आपको महसूस होगा, जिसकी अपनी एक ऊँचाई होगी। तो यानी ये भी आपका एक घनाभ हो गया, ये भी आपका क्या हो गया? एक घनाभ हो गया। तो इस घनाभ का आयतन भी क्या होगा? L गुणा B गुणा H। बात समझ में आ गई? ठीक है? अच्छा जी। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या-क्या दिया गया था? क्वेश्चन में हमें नहर की चौड़ाई, गहराई और पानी की चाल ये दी हुई है। लिख लेते हैं। नहर की चौड़ाई है 6 मीटर, गहराई है 1.5 मीटर और जो इस पानी की चाल है, जो इसकी स्पीड है, वो दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बात क्लियर है? अच्छा, जो खेत में पानी ठहराया गया, तो इस पानी की जो ऊँचाई है, ये आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। देख लीजिए आप, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है? सबसे पहले तो देखो यार, इसकी यूनिट अलग-अलग हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहला काम कि आप इनकी यूनिट को सेम कर लीजिए। यहाँ पर मीटर लिखा है, यहाँ पे मीटर लिखा है, यहाँ पे किलोमीटर लिखा है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं मीटर में चेंज कर लेता हूँ। किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँगा तो 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। इसका मतलब 10 किलोमीटर बन गया 10,000 मीटर। ये बात समझ में आ गई? ऐसे ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो उसको 100 से भाग करनी होती है। इससे भाग करनी पड़ती है 100 से। तो ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर का बन गया 8/100 मीटर। मैंने सबको मीटर में चेंज कर लिया, है ना? अब वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब ध्यान से समझना, चौड़ाई कितनी है इसकी? 6 मीटर है, ऊँचाई 1.5 मीटर है ना? तो मीटर तो आप बाद में लिख देंगे ना, क्योंकि आपने यूनिट तो सेम कर ही ली, ठीक है? तो मीटर-मूटर नहीं लिख रहा हूँ मैं, बाद में लिखूँगा इकट्ठा। अच्छा, लंबाई कितनी है? लंबाई तो मुझे मालूम नहीं है ना? ना ही चौड़ाई मुझे मालूम है और ना ही मुझे निकालनी है। मुझे लंबाई-चौड़ाई नहीं निकालनी है, ध्यान से समझो, मुझे एरिया निकालना है। अब ये जो घनाभ के आकार का खेत है ना? तो इसके जो सरफेस में अगर आप देखोगे तो एक आयत बन रहा है। क्या बन रहा है? आयत। और आयत के क्षेत्रफल का फ़ॉर्मूला होता है L गुणा B और मुझे सिर्फ़ इसका क्षेत्रफल ही निकालना है। मुझे ये पता करना है कि पानी जो है कितना फैला है। समझ रहे हैं? यानी मुझे L गुणा B ही निकालना है। समझे? L गुणा B का L गुणा B ही रखूँगा कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका क्षेत्रफल निकालना है। L गुणा B का L गुणा B ही रहा। गुणा में H, H तो दे रखा है 8/100 मीटर। मीटर है ना? तो ये भी मीटर में था इसलिए मैं इसका यूनिट लिख ही नहीं रहा हूँ, लास्ट में लिखेंगे। ठीक है? अच्छा, अब ये बात करते हैं यार, ये L कितनी लिखेंगे? मुझे ये बताओ इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई आपको दे नहीं रखी है। ये स्पीड है भैया, 10,000 मीटर प्रति घंटा। ये इसकी क्या है? स्पीड है। समझ में आ रही है? क्या इसकी स्पीड, आपको लंबाई नहीं दी गई, है ना? तो आप लंबाई कैसे निकालोगे वो समझो। ध्यान से समझना। यानी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकालनी है। मतलब मुझे पता करना है कि 30 मिनट में इस नहर की लंबाई क्या होगी। यही बात है। यानी ये 30 मिनट में यह नहर का जो पानी है, कितनी दूरी तय करेगा, ये मुझे मालूम करना है। क्या मालूम करना है? दूरी मुझे मालूम करनी है। दूरी निकालने का एक सूत्र होता है, वो होता है आपका चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। समय बराबर दूरी बटा चाल तो सुना होगा आपने। तो वहीं से ये बना है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो ये L जो है, ये आपका एक दूरी की तरह काम कर रहा है। ये जो आपकी लेंथ है, क्योंकि पानी ठहरा हुआ तो नहीं है। अगर पानी ठहरा हुआ होता तो उसकी लंबाई कहलाती। अब पानी बह रहा है, तो उसकी लंबाई नहीं कहलाएगी, वो उसकी दूरी कहलाएगी। समझे? वो उसकी क्या कहलाएगी? दूरी, ना? तो दूरी निकालने के लिए, ये दूरी हो गई ना? दूरी निकालने के लिए मैं इस L की जगह लिख सकता हूँ, ये बराबर होगा हमारा चाल गुणा समय के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अगर आपको समझ में आ गई, तो आप अगला क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएँगे। ध्यान से समझना। मैंने इस L को, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, इस L को लिख दिया चाल गुणा समय। क्यों? क्योंकि L मतलब लंबाई, L मतलब आपको पता करना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल के, ये चाल गुणा समय के, बात एक ही है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा चाल गुणा समय। L की जगह क्या लिख दिया? चाल गुणा समय। ये बात समझ में आई? ठीक है? अच्छा, चाल कितनी है, स्पीड कितनी है? यहाँ से पता चल रहा, स्पीड है 10,000 मीटर प्रति घंटा।
लिख देते हैं 10,000 मीटर प्रति घंटा, यानी बटे में 1 घंटा। अब कहेंगे जी बटे में क्यों लिखा? ध्यान से समझो, जब भी आप कुछ ऐसा लिखते हैं ना 10,000 मीटर पर आवर, ये जो आप निशान देख रहे हैं, ये निशान बटे का ही होता है। जैसे आप 2/3 ऐसे नहीं लिख देते कई बारी, ऐसे लिख देते हैं, है ना? इसका मतलब होता है 2/3। ऐसे ये है 10,000 मीटर प्रति घंटा, तो 10,000 मीटर तो ऊपर लिख दिया गया और ये जो आवर है ना, ये बटे के नीचे है। तो मैंने ही आवर आवर मतलब घंटा, तो इसलिए मैंने 10,000 मीटर बटे में 1 घंटा लिख दिया। ये बात क्लियर होगी, है ना? यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि 1 घंटे में जो दूरी तय की जाती है वो है 10,000 मीटर। बात समझ में आई? गुणा में समय, मुझे कितने टाइम की दूरी निकालनी है? मुझे निकालनी है 30 मिनट की दूरी। टाइम कितना है मेरे पास? 30 मिनट। तो समय की जगह लिख दूँगा मैं 30 मिनट। ये बात समझ में आ गई क्या? मैंने क्या किया? लंबाई निकालनी थी, लंबाई मैंने दूरी निकालनी थी। दूरी बराबर होती है 4 गुणा समय के, तो 4 लिखा, समय लिखा, ठीक है? गुणा में 6 गुणा में 1.5। बात समझ में आ गई? बराबर है L गुणा B गुणा 8/100। L गुणा B की तो वैल्यू रखनी नहीं है, हमें तो सिर्फ L गुणा B इकट्ठा ही चाहिए, इकट्ठा ही निकालना है। लंबाई गुणा चौड़ाई इकट्ठे ही तो निकालनी है। लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल ही तो निकालना है, आपको लेंथ और ब्रेड्थ नहीं निकालनी, ध्यान रखना इस चीज़ का। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये तो चलो मीटर में आ गया, है ना? तो यहाँ से तो मिटा देता हूँ मीटर को, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भी मीटर में ही थे सारे, है ना? लेकिन यहाँ पर यूनिट का फ़र्क पड़ेगा अब, यहाँ पे तो मिनट है, यहाँ पे घंटा है। तो एक काम करता हूँ, इनकी यूनिट सेम कर लेता हूँ। कैसे? 1 घंटे को मैं लिख देता हूँ 60 मिनट। 60 मिनट क्यों? क्योंकि अब ये मिनट से मिनट कट जाएगा। सारा का सारा जो यूनिट है वो मीटर में रहा। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, समझ में आ रही है? अब ये कट गया आपका 2 पे। कितने पे कट गया? 2 पे। अब ये कट गया आपका 5,000 पे। समझ रहे हो? 30 से काटा 2 पे और ये कट गया आपका 5,000 पे। कितना हो गया आपका? ये हो गया 5,000 गुणा में 6 गुणा में 1.5 बराबर L गुणा में B गुणा में 8/100। अब 8/100 यहाँ पे है, उस तरफ जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी 5,000 गुणा में 6 गुणा में 1.5 गुणा में 100/8 बराबर यहाँ पे क्या बच गया? L गुणा B बच गया, या फिर आप क्षेत्रफल लिख लो, है ना? तो अब इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। कैसे? 8 को इससे काट लो, 8 छक्का 48, 2 बच गया, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 पंजा 40। अब 625 की मल्टीप्लाई करनी है, कैसे करेंगे? 1.5 की 6 से करूँगा तो 15 छक्का 90, पॉइंट लग रहा है तो वो 9 हो गया। 9 की 625 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया आपका, और 56 आ गया। डबल ज़ीरो यहाँ लगा दो, डबल ज़ीरो ये लग रही है ना, इसलिए। तो ये हो गया आपका, कितना हो गया? 5,62,500 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था कि मीटर था? मीटर था। तो 5,62,500 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल आया। क्या निकल आया? एरिया। यानी ये जो पानी है ना, ये जो पानी आपका नहर से खेत में बहाया जा रहा है, तो वो पानी 5,000 5,62,500 मीटर स्क्वायर को सींच देगा। 5,62,500 मीटर स्क्वायर को सींच देगा, और इसकी जो मोटाई होगी, पानी की जो मोटाई होगी, वो आपकी 8 सेंटीमीटर ही रखी जाएगी। अगर पानी की मोटाई 8 सेंटीमीटर है, तो ये पानी 5,62,500 मीटर स्क्वायर को सींच देगा। 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है समझ रहे हैं? यहाँ से लेकर के ये जो आपकी उँगली की पहली पोरी होती है, यहाँ तक 1 मीटर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया एक डब्बा, ऐसा बड़े वाला डब्बा। इतने बड़े-बड़े जो डब्बे हैं, इतने बड़े-बड़े जो मिट्टी के भाग हैं, जो धरती के भाग हैं, ऐसे भाग कितने हैं? 5,62,500। समझ रहे हो कितने किल्ले ज़मीन हो गई होगी, ना? ये मतलब था। कर लेंगे? वापस समझ लो। थोड़ा-सा मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ। 30 मिनट में जितना पानी इस नदी में बह रहा था, नहर में बह रहा था, वही पानी खेतों में गया है। इसका मतलब 30 मिनट तक नहर में बहने वाले पानी का आयतन बराबर होगा खेत में ठहरे हुए पानी के आयतन के। तो मैंने वो लिखा, वैल्यू पुट की, और यहाँ पर आपने थोड़ा-सा ध्यान देना है। यूनिट में जब हम फ़र्क करते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा।
है ना? अच्छा, अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि खेत जो है ये आपका घनाभ के आकार का हो, किसी भी आकार का हो सकता है ना? तब आप कैसे करते हैं? भई क्वेश्चन में अगर ये कह देता, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि खेत किस शेप का है। अगर मान लो कि क्वेश्चन में कह देता कि ये शेप है ना, ये जो खेत है ना, इस खेत की कोई फिक्स शेप है ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन में बोल देता। तो आप L गुणा B गुणा H लिखने के बजाय आप लिख देते क्षेत्रफल गुणा ऊँचाई। क्या लिख देते? क्षेत्रफल गुणा ऊँचाई। कहने का मतलब समझो कि यहाँ पर मैंने L गुणा B गुणा H लिखा है ना, क्यों? क्योंकि मैंने ये मान के चला है कि ये जो खेत है ये घनाभ के आकार का हो जाएगा। लेकिन अगर टीचर आपका मना कर दे, है ना? ऐसे बोले कि यार ऐसे कैसे तुम लिख सकते हो? या फिर क्वेश्चन में ही लिखा आ जाए कि इस खेत की कोई फिक्स शेप नहीं है, तो आप यहाँ पे L गुणा B गुणा H ना लिख करके आप लिख देना क्षेत्रफल गुणा ऊँचाई। क्षेत्रफल तो आपको निकालना ही है, ऊँचाई आपको दे रखी है, उसको सोल्व कर लेना, तब भी आपको क्षेत्रफल ही मिलेगा। ठीक है ना? ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो आयतन होता है ना, आयतन, किसी भी आकृति का अगर आपको आयतन निकालना है, तो वो हमेशा क्षेत्रफल गुणा ऊँचाई के बराबर ही होगा। जैसे मान लो मुझे एक समझा देता हूँ, थोड़ा-सा अलग टॉपिक हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक बेलन है और मुझे इसका आयतन निकालना है। तो इसका आयतन क्या होगा? सबसे पहले आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, इस नीचे वाले का। इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना? फिर आप इसकी ऊँचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर एच। ये इस बेलन का आयतन हो गया और हमें ये पता भी है कि बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है ना? यानी अगर आपको किसी का आयतन निकालना है ना किसी भी ठोस का, तो वो बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा ऊँचाई। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ L गुणा B गुणा H लिखने की बजाय आप चाहें तो यहाँ पर क्षेत्रफल गुणा ऊँचाई भी लिख सकते हैं। समझ गए? L गुणा B भी चलेगा, लेकिन क्षेत्रफल गुणा ऊँचाई लिख देंगे तब वो भी चलेगा। समझ गए? आपको मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। और क्षेत्रफल गुणा ऊँचाई लिखेंगे ना, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्षेत्रफल गुणा ऊँचाई लिखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। L गुणा B लिखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। यानी जहाँ पर मैंने L गुणा B गुणा H लिखा था, अगर मैं वहाँ पे क्षेत्रफल गुणा ऊँचाई लिख दूँ, तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में इस खेत की कोई भी आकृति बताई नहीं गई। तो इसलिए क्षेत्रफल गुणा ऊँचाई लिखेंगे तो ज़्यादा आपका मुझे लगता है कि सही रहेगा। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, मैंने पिछले साल भी ऐसे ही कराया था। है ना? अच्छा, अब देखिए क्षेत्रफल तो मुझे निकालना है, ऊँचाई मुझे दे रखी थी, तो क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ही रखे रहने रहने दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? L गुणा B गुणा H की जगह मैंने क्षेत्रफल गुणा ऊँचाई लिख दिया, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ही लिखे रहने दिया, है ना? और ऊँचाई तो पे दे रखी थी, वहाँ पे ले गए और हमारा आंसर आ गया। ये हमारा क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया? क्षेत्रफल। नहीं तो L गुणा B लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सिर्फ़ एक दूसरा तरीका बता रहा था। समझ में आया है? ठीक है, कर लेंगे। अब यहाँ पे डिटेल लिखनी ज़रूरी है। डिटेल लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिटेल लिख देते हैं। डिटेल में हम लिखेंगे इस नहर की डिटेल और इस खेत की डिटेल, है ना? हल। नहर तो घनाभ की शेप का है ही, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं घनाभाकार घनाभाकार नहर की लंबाई। अब लंबाई तो हमें दे नहीं रखी, ना, तो चौड़ाई लिखो चलो। लंबाई तो दे नहीं रखी ना, चौड़ाई लिख दो फिर। चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर। घनाभाकार नहर की गहराई या ऊँचाई, बात एक ही है। ये कितनी है? 1.5 मीटर। अब लंबाई नहीं दे रखी है, लेकिन स्पीड दे रखी है, तो लिख देते हैं नहर में बहने वाले पानी की गति या फिर पानी की चाल, स्पीड। इसको मैंने चाल चाल को तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं ना, कुछ माना ही नहीं है। चाल का चाल ही लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये कितनी है? 10,000 मीटर प्रति घंटा। मैंने किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया था, इसलिए मैंने डायरेक्टली मीटर में लिख दिया। ठीक है? अच्छा, ये तो बात हो गई इस घनाभ की। अब खेत की कोई फिक्स शेप नहीं थी। मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में, कोई फिक्स शेप नहीं है। पता नहीं है कि खेत किस शेप का होगा। हमने तो सिर्फ़ ये मान के चला था कि घनाभ की शेप का होगा। है ना? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्षेत्रफल लिख देना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक? तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ खेत की ऊँचाई। खेत की खेत की ऊँचाई। ऊँचाई का मतलब समझ रहे हैं? जो पानी इसके अंदर ठहरेगा, उसकी ऊँचाई कितनी है ना? नहीं तो इसको और अच्छी तरह लिखते हैं। खेत की ऊँचाई नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे खेत में ठहरे पानी की ऊँचाई। खेत में ठहरे पानी की ऊँचाई। ये हो जाएगा आपका कितना? 8/100 मीटर।
तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक बार मैं आपको वापस से बता देता हूँ, आप चाहें तो इस क्षेत्रफल की जगह जो मैंने पहले L गुणा B गुणा H लिखा था, वो भी सही था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्षेत्रफल गुणा ऊँचाई लिखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि क्वेश्चन में खेत का कोई आकार नहीं बताया गया। नहर का तो फिर भी बता दिया, चौड़ाई, ऊँचाई बता दी, तो हमें पता था कि यार ये चौड़ाई, ऊँचाई बता दी तो घनाभ होगा। लेकिन खेत में इसका कोई आकार नहीं बताया गया, तो इसलिए आप क्षेत्रफल गुणा ऊँचाई लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और वैसे भी पानी जब फैलता है तो उसकी कोई फिक्स शेप तो होती नहीं। ऐसा तो होता नहीं कि भई मैंने पानी का गिलास फैलाया, मैं उसको बोला यार घनाभ की शेप में फैल, है ना? ऐसा तो होता नहीं। वो तो पानी अपना मटकता-मटकता कैसा चाहे वैसा फैलेगा। तो किसी एक ऐसी आकृति का आयतन निकालना जिसका आपको शेप ही नहीं पता हो, है ना? शेप कैसी अनिश्चित हो, तो उसका आयतन कैसे निकालोगे? आप क्षेत्रफल निकाल कर के उसकी ऊँचाई से मल्टीप्लाई करोगे। वो लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्षेत्रफल गुणा ऊँचाई लिखोगे तो, ठीक है? बाकी L गुणा B लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कर लेंगे? अच्छा जी, अब 9वाँ क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है और थोड़ा-सा अलग होगा। तरीका वही लगेगा। क्या लिखा है कि एक किसान है, अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। इसका मतलब समझो। तो एक किसान है, उसके खेत में जो है एक बेलनाकार टंकी है। ऐसे मान लो कि ऐसी कोई टंकी बना रखी है, सीमेंट की बना लो। सीमेंट की टंकी नहीं बनवा लेते ऐसे गोल-गोल? कुछ एक ऐसी टंकी है किसान के खेत में। ठीक है? अब इसमें एक पाइप आ रही है, जो कि बेलनाकार है। क्या है? बेलनाकार, कुछ इस तरीके से। ये पाइप कहाँ से आ रही है? नहर से। है ना? अब इस क्वेश्चन में नहर का कोई इश्यू नहीं है, सारा इश्यू पाइप का है। नहर मैं बना ही नहीं रहा हूँ। ये पाइप पता नहीं कहाँ से आ रही है, कितनी मुड़ के आ रही है, मुझे ये नहीं पता। मुझे पता है कि ये जो पाइप है ये नहर से आ रही है और हमारा जो किसान है, उस किसान के टंकी में जाके गिर रही है ना? अच्छा, अब क्या बोला गया है कि ये जो आपका टंकी है, इसका व्यास है 10 मीटर, यानी इसकी त्रिज्या हो गई 5 मीटर, इसकी ऊँचाई दे रखी है 2 मीटर, है ना? और ये जो आपकी पाइप है, इस पाइप से इस टंकी के अंदर पानी जा रहा है, तो इसका व्यास दे दिया 20 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, इस सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज कर लेता हूँ, यहीं पर ही। तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा 10/100 मीटर। ये इसका ये इसका त्रिज्या हो गई। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला गया कि यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा हो, वापस वही बात आ गई। आपको स्पीड दे दी, आपको ये नहीं बताया कि ये पाइप कितना लंबा है, ये पाइप कितनी दूरी तक फैला हुआ है, ये नहीं बताया। आपको चाल दे दी कि इस पाइप के अंदर जो पानी बह रहा है ना, ये जो पानी इस पाइप के अंदर बह रहा है ऐसे, इस पानी की आपको चाल दे दी, स्पीड दे दी। स्पीड कितनी दी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ। अच्छा, आप कहेंगे जी आपने नहर क्यों नहीं बनाई? क्योंकि ये जो पानी है ये इस पाइप में इतनी रफ़्तार से बह रहा है। हो सकता है कि नहर में किसी दूसरी रफ़्तार से बहता। हो सकता है कि भैया उसमें मोटर लगा रखी हो, मोटर तो ज़्यादा पानी खींचेगी ना। तो ये पाइप के अंदर जो पानी बह रहा है उसकी रफ़्तार है। इसलिए नहर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यानी मैं कह सकता हूँ कि पाइप में बहते हुए पानी का जो आयतन है, जितना पानी में पाइप में जो पानी बह रहा है ना, उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो आयतन है, वो बराबर होगा किसके? इस टंकी के आयतन के। समझ रहे हैं ना? जितना पानी इस पाइप से बहेगा, हो सकता है कि आधा घंटा तक बहे, 1 घंटा तक बहे, ना? टाइम का हमें पता नहीं है, टाइम तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो जितना पानी इस पाइप के अंदर से बहेगा, कितने भी घंटे तक, 1 घंटा, 2 घंटा मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी पानी इस पाइप के से बहेगा, वो सारा का सारा पानी इस टंकी के अंदर जाएगा। इसका मतलब पाइप के अंदर बहने वाले पानी का आयतन बराबर होगा इस टंकी के आयतन के। समझ में आई? इस बात को लिख दें। पाइप में बहने वाले पानी का आयतन बराबर होगा टंकी के आयतन के, या फिर बेलनाकार टंकी लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। लिख देता हूँ मैं। वैसे आप बेलनाकार पाइप भी लिख सकते थे। बेलनाकार पाइप में बहने वाले पानी का आयतन बराबर होगा बेलनाकार टंकी में पानी के आयतन के। बात क्लियर है? अच्छा, ये दोनों आपको बेलन दिए गए हैं,
पिछली बार तो खेत की डायमेंशन नहीं बताई गई थी, लेकिन अब की बार बोला है कि बेलनाकार टंकी है और ये जो पाइप है, इसका व्यास दे दिया ना। ठीक है, ठीक है। अब देखो, पाइप के बारे में ये नहीं बताया गया कि ये बेलनाकार है कि नहीं है, लेकिन पाइप का व्यास बता दिया। तो व्यास बता रखा है तो ऑब्वियस सी बात है वो बेलन के आकार की ही होगी, है ना? तो इसलिए हमने इसको बेलनाकार बनाया है। शंकु तो होने से रही, शंकु होगी तो फिर नहर से पानी कैसे खींचेगा? समझ गए? ये बेलनाकार हो गई, ठीक है। अच्छा, बेलन के आयतन का फ़ॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरह इसका भी पाई आर स्क्वायर एच होगा। मैंने यहाँ पे आर अलग-अलग बनाई है ताकि काट ना दें गलती से, ठीक है ना? अलग-अलग त्रिज्या है ना इसलिए। पाई से पाई तो कट गया। इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है 10/100। ये हो गया 10/100 इंटू 10/100 इंटू ऊँचाई। अब यहाँ पे समझिए, ऊँचाई मतलब ये वाली चीज़, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी दूरी, है ना? ऊँचाई कह लो, क्योंकि ये तो आपका जो पाइप है, ये तो लेटा हुआ है, तो लंबाई कह लो चाहे, बात एक ही होगी। तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई पता करनी है, या फिर मैं कह सकता हूँ क्योंकि पानी यहाँ पे स्थिर नहीं है, बह रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी पता करनी है। तो दूरी कैसे पता करूँगा? स्पीड दे रखी है ना, अभी मैंने आपको बताया था, स्पीड दे रखी है तो दूरी पता की जा सकती है। कैसे? जो दूरी होती है यहाँ पे एच जो है वो दूरी का काम करेगा। जो दूरी होती है वो बराबर होती है चाल गुणा समय के। तो मैंने क्या कर दिया वापस समझो, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, इस दूरी को लिख दिया चाल गुणा समय, बराबर क्या है? आर स्क्वायर एच। इसकी आर कितनी है? 5 गुणा 5 गुणा 2। बात समझ में आ गई? ये कुछ हो गया अपना 10/100 गुणा 10/100 गुणा में चाल। चाल कितनी है? चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर। एक काम करते हैं ना, इसको मीटर में नहीं चेंज कर ले अपन। तो जी 3 किलोमीटर को अपन मीटर में चेंज करेंगे, तो 3000 मीटर हो गया। तो ये लिख दिया मैंने 3000 मीटर गुणा में समय। 3000 मीटर प्रति घंटा है ना, प्रति मतलब बटे में, घंटे का मतलब 1 घंटा, यानी 1 घंटे में 3000 मीटर पानी जो है ये बह जाता है, मतलब इतनी दूरी तय कर लेता है। समय, समय तो आपकी बार नहीं दिया गया, समय का समय लिखो। क्वेश्चन में समय तो बताया नहीं गया ना, समय तो आपको बताना है कि कितने समय के बाद टंकी भर जाएगी, तो समय का समय लिखा, ठीक है। अब देखो, अगर समय दिया होता और वो मिनट में होता तो मैं इसको भी मिनट में चेंज करके काट देता, लेकिन समय दिया ही नहीं, तो घंटे का घंटा ही रहने दो, क्या दिक्कत है? बराबर क्या हो गया? 5 गुणा 5 गुणा 2। अब इसको सोल्व कर लेंगे और हमें वहाँ से समय मिल जाएगा। कैसे? वो देखो, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, इस 0 से ये 0 काट दो, ये 0 से ये 0 काट दो। यहाँ पे सारा काम खत्म। ये बन गया 30 गुणा समय, 30 गुणा समय और बटे में क्या है? 1 घंटा। ऐसा है, बराबर। यहाँ पे 5 5 25, 25 दूनी 50। अब ये जो 1 घंटा है, ये भाग में है, यहाँ ले जाओ। ये हो जाएगा 30 गुणा समय बराबर में 50 गुणा 1 घंटा। बात क्लियर है? अपना हो गया 30 गुणा समय बराबर में 50 एकम 50 घंटा। 50 घंटा क्या हो, क्योंकि अब तो घंटे हो जाएँगे, है ना? घंटा कह दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 30 गुणा में यहाँ जाके भाग में, यानी समय कितना हो गया अपना? 50/30 घंटा। ठीक है? घंटे कह सकते हैं। समझ गए? तो 0 से 0 कट गया। अब 5/3 घंटे है ना, या तो इसको काट लो अच्छी तरह से, नहीं तो एक काम करो मिनट में चेंज कर लो। 5/3 घंटे कैसे बताओगे? मान लो कि भाई कितने कितने घंटे तक काम किया? जी आज तो मैंने 7/2 घंटे तक काम किया। या सिंपल बोल दे 3.5 घंटे तक काम किया। ये मिनट में चेंज कर दो, है ना? ऐसे ही इसमें कहेंगे, है ना? तो एक काम करते हैं, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा-सा देखने वाले को अच्छा लगे। तो मिनट में कैसे चेंज करोगे? 60 से गुणा कर लो। 1 घंटे में, ये 1 घंटा था ना, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो मिनट से गुणा कर लिया। ये कट गया 20 पे 50, 5 दूनी 10, यानी 100 मिनट हो गया। कितने मिनट हो गया? तो मतलब इस पानी से जो, इस पाइप से जो पानी आ रहा है, वो इस टंकी को कितने घंटे में भर देगा? 5/3 घंटे में। कितने मिनट में भर देगा? 100 मिनट में। ये मतलब हो गया, है ना? रियल लाइफ़ से कितना रिलेटेड क्वेश्चन, है ना? अच्छा, अब कइयों कइयों के डाउट आते हैं कि जी मुझे कैसे पता चलेगा? चलो मान लिया कि मुझे पता करना है कि यार ये टंकी कितने, ये बाल्टी जो है, मैं नहा रहा हूँ और ये जो बाल्टी है ये कितनी देर में भर जाएगी, मुझे मालूम करना है मैथ का यूज़ करके। तो मैं कैसे कर पाऊँगा? क्योंकि मुझे तो ये स्पीड ही नहीं पता। मुझे तो यही नहीं पता ना कि इस पानी की स्पीड कितनी है। उन्होंने स्पीड कैसे कैलकुलेट की होगी? जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसने कैसे पता किया होगा कि ये 3000 मीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है?
तो इसके लिए बहुत सारे यंत्र भी होते हैं और आप पता भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, एक काम आप ये कर सकते हैं, जैसे आपने मान लीजिए आपको ये पता करना है कि जो घर में बाथरूम है, बाथरूम में से कितनी स्पीड से पानी आ रहा है। तो आप कैसे कर सकते हैं भैया, आप जैसे टुंटी खोल लें एकदम से, ध्यान से समझना, बहुत बहुत बारीक काम होगा क्योंकि इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो आपने क्या किया, नहीं उसमें तो फिर ग्रेविटी का यूज़ आएगा। ग्रेविटी ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा-सा समझिए इस चीज़ को। ये जो चीज़ है ना 3000 मीटर प्रति घंटा, ये जो स्पीड पता पता करनी होती है, हमें ये पता करना होता है कि पानी की स्पीड कितनी है। यहाँ पर घर में जो टुंटी में से पानी आ रहा है उसकी स्पीड कितनी होगी? वहाँ पर ग्रेविटी का यूज़ होगा, गुरुत्वाकर्षण का साइंस का यूज़ होगा थोड़ा-सा। उसके बाद फिर आप पता कर पाएँगे कि इसकी स्पीड कितनी है ना? वैसे स्पीड को पता करने के लिए दूसरे यंत्र भी आते हैं और दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। कैसे? आप ये पता कर सकते हो, यार ये जो बाल्टी है, ये जो बाल्टी है 1 मिनट में कितना भर सकती है पानी? 1 मिनट में कितना भर सकती है? उसके हिसाब से ये पता कर सकते हो कि यार इस पूरे को भरने में कितना मिनट लगेगा। एक ये तरीका भी हो सकता था इस क्वेश्चन को करने का। मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे कराया ना, इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता था। कैसे? आप ये पता कर लेते हैं कि इस बाल्टी को, अगर मैं इस बाल्टी के अंदर 1 मिनट तक पानी डालूँ या फिर 1 घंटे तक पानी डालूँ, है ना? तो ये बाल्टी कितना भर जाएगी, ये पता कर लेता और उसके हिसाब से मैं ये पता कर सकता था कि पूरी बाल्टी भरने में कितना टाइम लगेगा। वो दूसरा मेथड था, वो मैंने पिछले साल कराया होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। फिलहाल ये मेथड सही है, ठीक है? इस तरीके से कर लिया, अब डिटेल लिखने की बारी है। तो सबसे पहले आप डिटेल लिखेंगे इस पाइप की। लिख देते हैं पाइप की त्रिज्या लिख दो, यानी आर। ये कितनी है 10/100 मीटर, मीटर में चेंज कर लिया था ना, ठीक है जी। पाइप की लंबाई तो दे नहीं रखी, लेकिन पाइप की अंदर जो पानी की चाल है वो दी गई है। कितनी है 3000 मीटर प्रति घंटा। किलोमीटर में था, मैंने मीटर में चेंज कर लिया था। ये तो इसकी बात हो गई, अब इसकी बात कर लेते हैं। बेलनाकार टंकी की त्रिज्या मतलब आर, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया था ना, ये है जी हमारा 5 मीटर। बेलनाकार टंकी की ऊंचाई, इसको मैंने कैपिटल आर एच से रिप्रेजेंट किया था, ये है 2 मीटर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत ज़्यादा डीप हो गया था, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि अब की बार जो है थोड़ा-सा अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश की थी, है ना? पिछली बार मैंने ये क्वेश्चन करा दिया था और क्या पता बच्चों को समझ में भी आ गया हो पिछली बार, लेकिन अच्छी तरह से समझाया नहीं था, अच्छी तरह से गहराई में नहीं उतरे थे। हो सकता है कि आपको लगा हो कि यार ज़्यादा गहराई हो गई है तो लेकिन इतना ज़रूरी था भाई। बस आज के लिए इतना ही, और एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो कल करेंगे। थैंक यू।